जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश पथरिया वेटरन आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। ये हमारे मामा श्री हैं माननीय कलेक्टर सिंह राजपूत, जो जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं और 69 ईयर इनकी एज है। और मामा जी हमारे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहते हैं। तो आज की चर्चा का विषय जो हमारा रहेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट, हाउ वी कैन स्टार्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर दैट। आप इंस्टीट्यूट स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आपकी इंस्टीट्यूट चले और यूनिक तरीके से चले, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वही डिस्कशन आज हम हमारे मामा जी के साथ करेंगे। और मैं मामा जी से डिस्कशन शुरू करने से पहले आपसे एक बार अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ के साथ सब्सक्राइब भी करते रहें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हमारे सारे वीडियोस मिलते रहें और आपको नए नए और यूनिक आइडियाज़ मिलते रहें कि आप अपने जीवन में अपने आप को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक व्यापार को कैसे खड़ा किया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या हमें व्यक्तिगत सोचना चाहिए या सामाजिक रूप से सोचना चाहिए। तो मेरा कहना तो हमेशा यही है कि हमेशा सामाजिक रूप से सोचना चाहिए। जब हम समाज के विकास के बारे में सोचेंगे, हमारा विकास स्वतः ही होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे कि मामा ने कहा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने का सीधा तात्पर्य है कि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप हमारे देश में जो आगे चल के बच्चे बहुत सारे IAS बनेंगे, IPS बनेंगे या बैंक में क्लर्क्स बनेंगे, बहुत सारे व्यापारी बनेंगे, अच्छे व्यापारी बनेंगे, उन सबको आप दिशा देंगे, यहाँ से दिशा देंगे। इट मीन्स आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। यू आर डूइंग योर वर्क फॉर द सोशल ओनली, नॉट फॉर योर सेल्फ। जब आप सोशली वर्क करेंगे तो आपको रिवार्ड तो उसका मिलना तय है। तो रिवार्ड के लिए आप काम मत करिए, अवार्ड के लिए आप काम मत करिए, काम करिए सोशली, समाज के लिए आप काम करिए, रिवार्ड ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल इस दुनिया में पड़े हुए हैं, बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारे व्यापारी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने इस दुनिया में पड़े हुए हैं। तो रिवार्ड के लिए नहीं, अवार्ड के लिए नहीं, समाज के लिए काम करना चालू करेंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं मामा जी के साथ। मामा जी नमस्ते। नमस्ते। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा क्योंकि आज हमारे पास माइक नहीं है जिससे कि वीडियो आसानी से रिकॉर्ड हो सके, इतना लाउड थोड़ी स्पीच आपकी रहे। पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर दे दें हमारे व्यूअर्स को कि आपने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की। बहुत शॉर्ट शब्दों में, थोड़े से शब्दों में आप अपना एक इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को। मैं कलेक्टर सिंह राजपूत, एक्स हेडमास्टर जूनियर हाई स्कूल बोल रहा हूँ। और मैंने अध्ययन अपने स्टूडेंट लाइफ के पश्चात मैंने टीचिंग से अपनी जर्नी प्रारंभ की। सर्वप्रथम मैं एक प्राइवेट कॉलेज में अध्यापक रहा, जहाँ पर केवल बच्चे थोड़े ही आते थे। विद्यालय की कॉलेज की शुरुआत थी, प्रारंभ में कॉलेज खुला था जी। तो मात्र मेरा वेतन, मेरी सैलरी 75 रुपये, मात्र 75 रुपये। ये किस सन की बात है मामा जी? ये 75 की बात है। 75 में 1975 में आपने अपने गांव से आकर 75 रुपये से अपना प्रोफेशन शुरू किया, जर्नी स्टार्ट की जी। इसके पश्चात मैं टीचिंग करता रहा। उसी कॉलेज में मैं 14 वर्ष टीचिंग करता रहा। लास्ट में मुझे 500 सैलरी मिलने लगी। 14 साल लगातार काम करने के बाद 500 रुपये आपको सैलरी मिलना स्टार्ट जी। यानी 14 और 18 साल, यानी 88 में, 1988 में 1988 में जी 500 रुपये मिले। मैंने उस समय समस्या थी
तो बच्चे वगैरह पढ़ने में कहाँ जाएँ, पैसे की कमी थी, तो मैंने अपने योग्यता अनुसार बेसिक एजुकेशन में अप्लाई कर दिया और वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया 91 में। बेसिक एजुकेशन मतलब BTC? नहीं, शिक्षा बेसिक शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग जी। प्राइमरी स्कूल, यानी प्राइमरी स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो हमारी मेरी नियुक्ति मोहम्मदाबाद ब्लॉक छिबरा मोड़ से, जहाँ मैं रेजिडेंस रहता था, वहाँ से 45 किलोमीटर दूरी पर मेरी नियुक्ति हुई। मैं डेली साइकिल से आना जाना मेरा था। 45 किलोमीटर? 45 किलोमीटर साइकिल से आना जाना जी। और इस प्रकार मैंने वहाँ 1 वर्ष बिताया। 1 वर्ष बिताने के पश्चात मैंने अपना जनपद में जहाँ रेजिडेंस था उसी जनपद में ट्रांसफ़र करा दिया। ट्रांसफ़र कराने के बाद में मैं ये उधरमपुर स्कूल में, जहाँ मैं कॉलेज में था, उसी में बेसिक स्कूल है, उसमें मैं ट्रांसफ़र के बाद में, स्थानांतरण के बाद में आ गया। लगातार कार्यरत रहे? हाँ, लगातार कार्यरत रहे और वहाँ पर 2004 तक कार्यरत रहा। 2004 में मेरा प्रमोशन हुआ। प्रमोशन के पश्चात मैं जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर के रूप में असेही जूनियर हाई स्कूल असेही में पहुँच गया जी। और जूनियर हाई स्कूल असेही में ही मैंने 9 वर्ष कार्यरत रहा। इसके पश्चात लास्ट एक प्रमोशन और हुआ, उसमें जूनियर हाई स्कूल हेडमास्टर हो गया। जूनियर हाई स्कूल कैरदा में ब्लॉक छिबरा मोड़ में मेरा हेडमास्टर पोस्ट पर नियुक्ति होगी। कैरदा में आप? कैरदा में नियुक्ति होगी। इस प्रकार से मैंने कैरदा में भी करीब 4-5 साल काम किया। 2017 में मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ और तब से मैं अपने घर पर ही अध्ययन करता रहता हूँ। ये सोचता रहता हूँ कि समाज की सेवा मैं कैसे करूँ। तो समाज सेवा के लिए मैंने अब सोचा है कि एक कोचिंग सेंटर डाल दिया जाए। मेरे पास जगह भी है, कोचिंग सेंटर डाल दिया जाए, जिससे कि बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, तो भावी बच्चे अच्छे बन जाएं और अच्छे बन के कुछ न कुछ अपना प्रोफेशन करेंगे, तो उससे हमें भी संतुष्टि मिलेगी और बच्चे अपना जीवन यापन अच्छा करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर मेरे व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, हमारे मामा जी ने बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव किया है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ अभी, जहाँ पर मामा जी से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन आज की डेट में 5 करोड़ रुपए से कम नहीं है। बट दुर्भाग्य की बात इसे कह सकते हैं हम, मैंने तो बचपन से देखा है इस घर को। बहुत बार इस घर में ज़बरदस्ती घुस जाता था, मामी से खाना लेकर के खा के चला जाता था। और बहुत समय के बाद आज मुझे सौभाग्य मिला कि मामा जी के साथ डिस्कशन करके और उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट को डेवलप कराने का काम किया जाए। तो उसी वजह से मैं यहाँ आया हुआ हूँ और रुका हूँ। तो ये जो बिल्डिंग है, इसकी वैल्यूएशन आज की डेट में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा की होगी। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि बिल्डिंग मामा ने बनाई और उसे रहने के लिए यूज़ कर लिया, उसे व्यापारिक संस्थान में कन्वर्ट नहीं किया। जीटी रोड के ऊपर बिल्डिंग है, प्योर कॉमर्शियल लोकेशन में बिल्डिंग है, बट कोई भी कॉमर्शियल काम यहाँ नहीं होता। 5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, कम से कम 2 करोड़ रुपए इन्होंने बनाने में लगाया होगा, तो 2 करोड़ सीधा ब्लॉक पड़ा है। अब उस ब्लॉकेज को हटाना है, तो ब्लॉकेज को हटाने के लिए करना क्या होगा? कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जब आप कुछ काम करेंगे, या तो उसे रेंट पे उठा दें, या फिर आप अपना कोई व्यापार स्टार्ट करें, वहाँ पे अपना कोई काम स्टार्ट करें, तभी आप उस पैसे का सदुपयोग कर पाएंगे जिस पैसे को आपने ब्लॉक कर दिया है। तो उसके ब्लॉकेज को खोलने की आवश्यकता है, उसे अनब्लॉक करने की आवश्यकता है। तो आज हम उसी अनब्लॉकिंग पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मामा ने मुझे बताया, आज ही बताया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत सारी हैं छिबरामऊ के अंदर, इस तहसील के अंदर जहाँ मैं बैठा हूँ, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में तहसील छिबरामऊ के अंदर।
आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अध्यापक बहुत हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैथमेटिक्स के अच्छे टीचर्स हैं, फिजिक्स के अच्छे टीचर्स हैं, बायोलॉजी के अच्छे टीचर्स हैं, इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, कॉमर्स के बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स जितने शहर में बैठे हुए हैं, गाँव में जो टीचर्स हैं बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बट उनके पास क्या है, एक फर्टाइल फील्ड नहीं है। फर्टाइल फील्ड का मतलब समझते हैं, जहाँ हम खेती किसानी करते हैं, जहाँ पर फर्टाइल ज़मीन नहीं होती और हम वहाँ पर अगर बीज बो देंगे तो क्या फसल पैदा होगी? नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये फर्टाइल फील्ड तैयार नहीं करते। जब आप फर्टाइल फील्ड तैयार करेंगे तो फर्टिलिटी तो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगी। जब फर्टाइल फील्ड में आप सीड्स डालेंगे, बीज डालेंगे, अंकुरित होंगे, तो फर्टिलिटी आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। तो फर्टिलिटी को गेन करना सीखिए कि फर्टिलिटी को हमें गेन कैसे करना है, अपने लिए फर्टाइल फील्ड कैसे तैयार करना है। पैसा है, ऐसा नहीं कि गांव में लोगों के पास, देहात में लोगों के पास पैसा नहीं है। दे हैव लॉट ऑफ मनी इन देयर सेल्फ, दे स्टक देयर अमाउंट इन द बैंक्स ओनली, दे स्टक देयर अमाउंट इन द बिल्डिंग्स ओनली। बिल्डिंग्स लाइक पर्सनल, खुद के लिए घर बना के, बड़ा सा घर बना के, आलीशान घर बना के खड़ा कर देंगे कि मेरा नाम बड़ा हो जाए, गांव में लोग पहचाने कि ये फलाने का घर है। वो अधूरी पहचान है, हमें पूरी पहचान बनाने की ज़रूरत है। तो आज हम पूरी पहचान बनाने के लिए मामा जी के साथ बैठे हुए हैं। मामा जी, अब हम डिस्कशन करते हैं कि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। क्या उद्देश्य है कोचिंग इंस्टीट्यूट का और उसका क्या एम होगा और क्या विजन है आपको उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर? क्या विजन है आपका समाज के प्रति, क्या विजन है आपका अपने लिए, और उसका मकसद क्या है, एम क्या है, वो आप मुझे बताइए। हमारा एम ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाएंगे तो बच्चे हमारे यहाँ से अच्छे बच्चे अच्छी सर्विस में निकलें, कंपटीशन में निकलें, इतनी शिक्षा उन्हें मिल जाए कि अच्छी नौकरी करें, अच्छी नौकरी करके अपना परिवार का पालन पोषण करें, और हमारा भी उसमें नाम होगा कि फलानी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और लाभ तो हमें ईश्वर देगा, लाभ तो ईश्वर देगा ही। जी बिल्कुल, लाभ आपको आपका कर्म देगा। हाँ, कर्म देगा। कर्म करेंगे, समाज सेवा करेंगे तो सब, जब हम 100 की सेवा करेंगे तो 100 लोग 10-10 रुपये देंगे, तो 10-10 रुपये का लाभ 100 लोगों से मिलेगा, हैं? तो कितना हो गया? 1000 हो गया। बिल्कुल। तो मामा जी का एम बहुत क्लियर है। ये सोसाइटी में जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको शिक्षित करना और उनको सही शिक्षा कम पैसे में उपलब्ध कराना, ये हमारे मामा जी का उद्देश्य है। क्योंकि ये पैसे के लिए नहीं जीना चाहते, जबकि मैं तो इनसे कहता हूँ कि पैसा कमाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। गरीब हम पैदा हुए, ये हमारी मजबूरी थी, क्योंकि वो हम डिसाइड नहीं कर सकते थे कि हमें कहाँ पैदा होना है। लेकिन अगर गरीब हम मर जाएं तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो तो हम तय कर सकते हैं मामा जी, वो तो हम तय कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर अपने आप को ले जाना है। तो अब हम आ जाते हैं विज़न पे। विज़न क्या है? विज़न सिंपल है। जब एम क्लियर है कि हमें बच्चों को शिक्षित करना है, तो विज़न भी क्लियर है कि जो बच्चे शिक्षित होंगे वो समाज को, देश को आगे ले जाने का काम। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट बनानी है, तो अब मुझे आप बताएं कि आपके पास जो प्लेस है वो पर्याप्त प्लेस है? लगभग कितने बच्चों की वहाँ पे सेटिंग हो जाएगी, और क्या क्या आप इसमें लगाना चाहते हैं जिससे कि आपके पास ज़्यादा बच्चे आपके पास आएँ? बेसिक चीज़ें क्या है जो आप यहाँ पर डालना पसंद करेंगे? यहाँ पर मैं कम से कम यहाँ पर हमारे यहाँ कम से कम 100 बच्चों की व्यवस्था है।
तो 200 बच्चे भी बैठ सकते हैं। और हम फर्नीचर सेट करेंगे, ऐसा फर्नीचर सेट करना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई में अत्यधिक रुचि लगे, यानी न पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो भी रुचि से पढ़ें, ताकि प्रोफेसर की, टीचर की बात को अच्छी तरह से ग्रहण करें और ग्रहण करके अपना उद्देश्य पूर्ण करें। अच्छा, चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अपने डिस्कशन पर। आज मैं मामा जी को ये बताऊंगा कि उन्हें अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को किस तरह बनाना है, किस तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग करना है और किस तरह इस संस्था को आगे ले जाना है। तो सबसे पहली चीज़ मामा आप समझ लें, किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले हमें चाहिए प्लानिंग। तो आप सबसे पहले इसकी प्लानिंग पे काम करेंगे। प्लानिंग में सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपके पास कुशल अध्यापक। सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है? कुशल अध्यापक। आपके पास कुशल अध्यापक होने चाहिए, जिन अध्यापक का, कुशल टीचर्स का आपको सिलेक्शन करना होगा। वो आपकी योग्यता से आपको सिलेक्शन करना होगा, कुशल अध्यापकों का सिलेक्शन करना होगा। कुशल अध्यापकों का सिलेक्शन करने के साथ साथ अब और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा होगा, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। आप एक बात को अच्छे से समझ लें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंस्टीट्यूट इस टाउन के अंदर, इस छिबरामऊ शहर के अंदर यूनिक तरीके से काम करे, आपके यहाँ बच्चे कम पैसे में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी आए और आपके यहाँ जो प्लानिंग के साथ उन्हें पढ़ाया जा रहा है, जिस टेक्नोलॉजी से उन्हें पढ़ाया जा रहा है, जो सिस्टम आप अपने यहाँ बिल्डअप कर रहे हैं, जो सिस्टम आप लगा रहे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए, उसमें उनकी रुचि बढ़े। तो इस तरीके के सिस्टम आपको यहाँ डेवलप करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हमारा इको बिल्डअप नहीं हो। कई बार होता है बिल्डिंग हमारी चारों तरफ से बंद है, एग्जॉस्ट नहीं है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि आप जो भी बोलते हैं, वॉइस क्लैरिटी है आपकी, लेकिन वो क्या होता है, बिल्डिंग बंद होने की वजह से चारों तरफ से दीवारों से आपकी आवाज़ टकरा के वो इको में कन्वर्ट हो जाती है और बच्चे उस बात को ईजिली नहीं पकड़ रहे। अच्छा, बच्चों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों से आप 100 बार भी पूछें, फिर भी वो अपनी समस्या आपको बताते नहीं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उसको कहाँ समझ नहीं आ रहा। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बच्चों के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा। यूज़र फ्रेंडली बोलते हैं ना एक, तो आपको क्या होगा, स्टूडेंट फ्रेंडली होना पड़ेगा। आपको एक दोस्त के जैसा व्यवहार उनके साथ, आपके टीचर्स को इतना पोलाइट होना पड़ेगा, एक दोस्त के जैसे व्यवहार करना है। हाँ, स्ट्रिक्ट भी रहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रिक्ट नहीं रहना। अगर कोई गलती करता है, कोई ऐसी गलती करता है जो उसकी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, तो 101% आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और उसी के साथ आपको प्लानिंग के साथ पढ़ाना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाना पड़ेगा उनको, जो आज के जनरेशन की रिक्वायरमेंट है, जो आज की जनरेशन चाहती है। उसके साथ मामा जी एक चीज़ आपको समझनी होगी कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपनी इंस्टीट्यूट को तैयार करना, जिसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है बिल्डिंग, और बिल्डिंग का जो कलर कॉम्बिनेशन है। तो हमें सबसे पहले बिल्डिंग के अंदर कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। देन उसकी प्रॉपर लाइटिंग में हमें ट्यूबलाइट्स लगाने हैं, हमें CFL लगाने हैं, या फिर कोई और अलग तरह की लाइट लगानी है जो कि हमारी इंस्टीट्यूट के अंदर अंधेरा खत्म हो जाए और रोशनी हो जाए पूरा, जिससे बच्चों को पढ़ने में बहुत आसानी हो। तो पहली चीज़ हो गया बिल्डिंग का कलर, दूसरी चीज़ हो गई बिल्डिंग की लाइटिंग, तीसरी चीज़ आ जाती है फर्नीचर। हमने देखा है बहुत सारी इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी चल रही है, ऐसी बात नहीं है, टीचर अच्छे हैं, बच्चों की मजबूरी है कि अच्छे टीचर हैं तो उनके पास पढ़ने जा रहे हैं। अच्छे टीचर हो और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छा फर्नीचर हो, तो कैसा रहेगा? तो अच्छा रहेगा, तो सोने पे सुहागा रहेगा। तो आप समझ लें
कि आपको फर्नीचर भी इतना कंफर्ट रखना है कि बच्चा आए तो उसे बैठने में कंफर्ट फील हो। ऐसा नहीं हो कि एक बच्चे के ऊपर दूसरा बच्चा, दूसरे बच्चे के ऊपर तीसरा बच्चा बैठा हुआ है। एक चेयर के बराबर उसके पास एक स्पेस होना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर बेंच होनी चाहिए, प्रॉपर एक उसकी डेस्क होनी चाहिए, जिस डेस्क के अंदर वो अपनी मटेरियल्स जो भी स्टडी मटेरियल्स ला रहा है वो उसके अंदर रख सके। तो वो व्यवस्था आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। और पाथवे जो है वो इतना क्लियर होना चाहिए कि लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए दोनों अलग अलग पाथवे हों, जिससे कि दोनों कंफर्ट रहे, दोनों का सेटिंग अरेंजमेंट सेपरेट हो, जिससे कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को आगे भेजने में परेशानी हो। उसके अलावा आ जाता है डिजिटल। हम ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पे तो हमेशा ही पढ़ाते आए हैं, मैंने भी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाते हैं, अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, ज़माना ही वो था। लेकिन अब डिजिटल हो गया है। अगर आप डिजिटलाइजेशन पे फोकस करेंगे, एक डिजिटल स्क्रीन डाल के और अपने टीचर्स को उसके लिए एजुकेट करेंगे, अगर वो नहीं एजुकेट हो सकते हैं वो मुझे बताएंगे वो कैसे ऑपरेट होता है, मैं उन्हें सिखा दूंगा ये सारी चीज़ें, और उन चीज़ों को सीख करके वो डिजिटल एजुकेशन देना शुरू करेंगे। क्लासरूम के अंदर डिजिटल एजुकेशन देने के साथ साथ आप यहाँ पर एक कैमकॉर्डर यानी वीडियो रिकॉर्डर भी इंस्टॉल कर देंगे, जिससे कि आप अपने क्लासेस को बहुत कम पैसे में लोगों के पास जूम के थ्रू पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पढ़ा रहे हैं और आपका बच्चा भारत के किसी भी कोने में, बल्कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठकर पढ़ सकता है। आपका पढ़ाने का मेथड अच्छा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, आपकी स्पीच में फोर्स है जो बच्चे के सबकॉन्शियस तक आपकी बात को पहुंचा सकता है। आप विश्वास रखिए कि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। उसके अलावा गर्मी का मौसम में बच्चा पढ़ने आ रहा है, उसे और क्या चाहिए। हर चीज़ को समझ लें आप कि आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को यूनिक कैसे बना सकते हैं। जितनी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है आप नोटिस करेंगे उनके पास एयर कंडीशनर्स लगे हुए, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। एक बड़ा बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग के अंदर 2 एयर कंडीशन लगा दीजिए, वो पैसा आपका विद्यार्थी खुद रिकवर कर देंगे। जो आपके यहाँ पढ़ने आएंगे वो विद्यार्थी आपका पैसा पूरा रिकवर कर देंगे। उन्हें जब कंफर्ट मिलेगा, गर्मी में साइकिल चला के आ रहा है, गांव का बच्चा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाइक ले ले या कार में पेरेंट्स उसको छोड़ने आए, वो जब आपके यहाँ पढ़ने आ रहा है, 100 बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, अगर आप महीने के 500 रुपये पर स्टूडेंट भी चार्ज करते हैं तो 100 बच्चों पे आपके पास 50,000 रुपये आता है। और 2 एयर कंडीशन आप चलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 10,000 रुपये से ज़्यादा आपका बिजली का बिल यहाँ नहीं आएगा। जब एक क्लास में आपके 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो दिन में ऐसे आप कम से कम 5 या 6 बैच लगाएंगे, एक घंटे के 5 या 6 बैच लगाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500 हो गया। जब 500 स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं तो 2.5 लाख रुपए महीने आप अर्न करते हैं। 2.5 लाख रुपए महीने अर्न करते हैं, उसमें टीचर्स की सैलरी निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक बिल निकालना है और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी आपको निकाल देनी है। निकालने के बाद भी एक अच्छा पैसा आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें कि जब भी आप इंस्टीट्यूट डालेंगे, एक यूनिक तरीके से इंस्टीट्यूट डालेंगे, उसकी ब्रांडिंग करेंगे। ब्रांडिंग करने के लिए आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक है, और आपके बीच में ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो टेक्निकली माइंड उसका बहुत स्मार्ट होगा। आप उस बच्चे को फ्री कर सकते हैं, आप उसकी कोचिंग फ्री कर सकते हैं कि बेटा ठीक है मैं तुम्हें कोचिंग फ्री दूंगा, लेकिन आपका काम है कि आप मेरे लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा समय देंगे, जिससे कि आप हमारी व्हाट्सएप पे ब्रांडिंग करेंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे, यूट्यूब पे हमारे जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं बताता हूँ वो यूट्यूब पे आप डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, जिससे कि आप इस पूरे एरिया में, ना कि इस पूरे एरिया में बल्कि पूरे भारत में लोग आपको जानने लगें, आपके टीचिंग मेथड को समझने लगें। और जिस दिन लोगों को आपका टीचिंग मेथड समझ में आया, मैंने आपसे पढ़ा है इसलिए मुझे पता है कि आपका टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आपसे सीखा है वही तो मैं आज कर रहा हूँ जी। अगर मैंने वो आपसे सीखा नहीं होता, आपकी कन्वर्सेशन स्किल इतनी स्ट्रांग नहीं होती, आपकी बोलने का तरीका अगर शार्प नहीं होता, तो मैं कहाँ से सीखता। तो जो मैंने आपसे सीखा है वही आज ये सौभाग्य है मेरा कि मैं आज आपको ही सिखा रहा हूँ। क्यों सिखा रहा हूँ आई डोंट नो,
बट हाँ, इतना मैं जानता हूँ कि इस तरह अगर आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को डेवलप करेंगे तो यू कैन गेन समथिंग, यू कांट लूज एनीथिंग, जिस बात को मैं जानता हूँ। सो विल स्टार्ट योर जर्नी, वाई राइट नाउ, राइट अवे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि बहुत जल्दी, आप वैसे ही फेमस व्यक्ति हैं, लोग सारे आपको जानते हैं, बहुत जल्दी ये इंस्टीट्यूट एक अच्छे लेवल पे पहुंचेगी और इस इंस्टीट्यूट का नाम भारत में लोग सम्मान के साथ लेंगे। और इस इंस्टीट्यूट का जो नाम डिसाइड करना है वो मामा जी डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करने वाले हैं, जो भी नाम डिसाइड होगा वो नाम भी आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ से आप हम सभी व्यूअर्स से भी कहते हैं, आप अपने बच्चों को इस इंस्टीट्यूट के साथ ज़रूर जुड़िएगा, आपको बहुत अच्छा, आपके बच्चों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसकी विशेषता ये है कि यहाँ सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जाएगी दोस्तों, यहाँ पैसा पढ़ाया जाएगा, साथ में पैसा पढ़ाया जाएगा। मेन नीड क्या है इंसान की? पैसा। पढ़ते किस लिए हैं? पैसा कमाने के लिए ही तो हर आदमी पढ़ रहा है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ही तो हर व्यक्ति पढ़ रहा है। पढ़ाई लिखाई किस लिए कर रहे हैं? हमें आगे बढ़ना है, हमें सफल होना है। तो यहाँ सफल होने के टिप्स भी आपको दिए जाएंगे कि आपको कैसे सफल होना है, पैसे की साइकोलॉजी क्या है, ब्रेन की साइकोलॉजी क्या है, हम अपने ब्रेन को पैसे के लिए कैसे तैयार करें। सरकारी नौकरी मिल गई तो सोने पे सुहागा, अगर नौकरी नहीं मिली तब क्या करें? कौन सा ऐसा फार्मूला है, कौन सा ऐसा तरीका है जिसे हम अपनाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं? वो शिक्षा से ही हो सकता है। शिक्षा के साथ साथ आपको सामाजिक ज्ञान भी यहाँ पे मिलेगा। आपकी जो शिक्षा, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, जैसे सभी लोग एजुकेशन तो सारी है, कोई भी ज्ञान एजुकेशन ही कहलाता है, लेकिन कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो हम नौकरी के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए करते हैं, और कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो सामाजिक होते हैं, नैतिक होते हैं, जिनसे हमारा फाइनेंस इफेक्ट होता है, हमारी लाइफ इफेक्टेड होती है। ऐसे ज्ञान को भी आपको यहाँ दिया जाएगा। यहाँ पर आपको पैसे की साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर आपको ब्रेन पढ़ाया जाएगा कि कॉन्शियस क्या है, सबकॉन्शियस क्या है। यहाँ पे आपको जर्नी कैसे अपने जीवन की शुरू करनी है वो भी पढ़ाया जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट हमारे मामा जी का है, जिसमें मैं मामा जी का सहयोग कर रहा हूँ। मेरा भी क्लास रहेगा, आप मुझे भी देख पाएंगे इस क्लास के अंदर। और हमारे मित्र मामा जी के सुपुत्र गौरव राजपूत पूजा कर रहे हैं अभी बनियान में ही, इन्हें भी आप देख पाएंगे। ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे टीचर हैं। बट क्या है, इन्होंने अपनी जर्नी शुरू नहीं की, और अब मैं इनकी जर्नी शुरू करा के ही रहूँगा, क्योंकि मैंने ये ठान लिया है कि इन्हें मैं जहाँ देखना चाहता हूँ वहीं देखना चाहता हूँ, जहाँ तक ले जाना चाहता हूँ वहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, ले जाना। और आपको भी आगे बढ़ना है तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। और यही मैं इस चर्चा को विराम दे रहा हूँ, और हमारे मामा जी के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप उन्हें जो है बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ दें ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।